ग्लोरियस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे एक बार आपका फिर स्वागत है। मैं आपका मित्र ताज। आइए आज पर्यावरण और शिक्षण शास्त्र क्लास को आगे बढ़ाएंगे और आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है पौधे। जी दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट किए तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करेंगे ताकि आपको समय समय पर क्लास के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये चैप्टर विशेष करके सीईटी हो या यूपी टेट हो या किसी भी स्टेट टेट के एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं, तमाम के लिए वीडियो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और विशेष करके इस चीज़ को हम बहुत बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। आप इसके बारे में पहले से भी अवगत होंगे, लेकिन कहते हैं ना, जब हम कुछ चीज़ को नया रिवीजन करते हैं तो कुछ ना कुछ हमको नया सीखने को मिलता है। तो पहले हम जानते हैं आखिर हम पौधे किसे कहते हैं, आखिर पौधे की क्या संरचनाएं होती है, खासतौर पर उनकी टहनियाँ, ब्रांचेज, उसके जड़, ये तमाम चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम जानते हैं कि आखिर हम पौधे किसे कहेंगे, प्लांट किसे कहेंगे। देखिए, पौधे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अति आवश्यक होते हैं क्योंकि ये पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा मनुष्य तथा जीव जंतु भी अपने खाद्य पदार्थों का अधिकांश भाग पेड़ पौधे से ही प्राप्त करते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ, पेड़ हमारे पर्यावरण और खास करके पारिस्थितिकी तंत्र यानी इसी को कहते हैं हम लोग, यानी वैसा संगठन या वैसा क्रियाकलाप जहाँ पर पेड़ पौधे जीव जंतु आपस में क्या करते हैं, अंतः क्रिया करते हैं और अपने आप को जीवन को मतलब व्यवस्थित करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, हम लोग कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। और आप जानते हैं कि मनुष्य हो या जानवर हो, अपने भोजन का अधिकांश भाग जो होता है वो पौधे से ही प्राप्त करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि पौधे ही वैसे सजीव है यानी लिविंग थिंग्स है जो अपना भोजन स्वयं तैयार कर बनाते हैं। अर्थात जो उसके अलावा जो भी जैसे मनुष्य हम हैं और जानवर की बात करें तो कहीं ना कहीं वो अन्य जीव जंतु पर क्या होते हैं, निर्भर रहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जो पौधे अपने भोजन स्वयं बनाते हैं वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं और उसको हम लोग स्वपोषी यानी उसी को हम लोग ऑटोट्रॉफी कहते हैं। और जो किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषमपोषी भी कहते हैं, या उसी को हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक कहते हैं। फिर आगे बात करेंगे पौधे के प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो भौतिक के बारे में, भौतिक अवस्था में प्रकार की बात करेंगे तो भौतिक विशेषता अथवा आकार के आधार पर पौधे जो होते हैं वो कई प्रकार से बांटे गए हैं। पहला बात हमारा आता है शाख, जिसको हम लोग हर्ब्स कहते हैं। आमतौर पर आप क्लास 1, 2, 3 में भी इसके बारे में पढ़े होंगे। आकार में बहुत छोटा होता है। अगर आप हर्ब्स की बात करें, शाख की बात करें, तो ये आकार में बहुत छोटा आपको प्रतीत होगा। इसका तना हरा रंग का होता है, जिसका स्ट्रीम जो होता है आपको हरा रंग का दिखाई देगा। आप जानते हैं कि पौधे जो हरा रंग होते हैं, पत्तियाँ जो हरा होते हैं वो किसके द्वारा हरा होते हैं, आपको क्लोरोफिल एक वर्णक पाया जाता है इसमें पत्ते में, जिसके कारण से कलर जो होता है, रंग जो होता है वो हरा आपको दिखाई देता है। उसके बाद में तना हरा रंग का होता है जो बहुत ही कोमल होता है। अगर कठोर की बात करें तो इसका जो तना होता है बहुत ही क्या होता है, कोमल होता है। फिर बात करें, इसमें अत्यधिक टहनियाँ नहीं पाई जाती। टहनियाँ की बात करें, ब्रांचेज जो होते हैं उसमें नहीं पाई जाती है। उदाहरण के लिए आप धनिया की बात करें, मेथी की बात करें, पालक आदि की बात करें, ये तमाम आपका साग के अंतर्गत ही आता है, जिसमें आपको टहनियाँ देखने को नहीं मिलेगा। और साग आप जानते हैं पूर्णतः हरा होता है और ये हमारे पोषक तत्वों की पूर्ति करने में बहुत ही उपयोगी होता है। फिर झाड़ी की बात करें, सर्ब्स की बात करें, झाड़ी, आमतौर पर झाड़ी के बारे में भी आप जानते होंगे। आकार जो होता है वो साग का बड़ा होता है, तना मोटा व कठोर होता है। इसका तना क्या होता है, कठोर भी होता है आपको और मोटा भी होता है। कई सारी शाखाएं इसके तने के आधार से निकलती, यानी आधार से आपको बहुत सारे तनाएं, शाखाएं यानी ब्रांचेज आपको निकलते हुए दिखाई दें। उदाहरण की बात करें, गुलाब का फूल आपने देखा होगा, अड़हुल देखा होगा, नींबू आदि देखा होगा आपको, जो झाड़ के ही उदाहरण के अंतर्गत आपको आता है। वृक्ष की बात करें, वृक्ष आपको जानते हैं वृक्ष क्या होता है, ट्री होता है। पौधे का अगर बड़ा आकार आपको दिखे तो वो आपका वृक्ष कहलाता है, यानी इसका आकार बहुत बड़ा व विशाल होता है। तना कठोर, मोटा एवं भूरे रंग का होता है, ठीक है। और इसके जो तने से कई शाखाएं निकलती है जो चारों ओर फैल जाती है, इसे को हम वृक्ष कहते हैं। देखिए, पौधे का जो बड़ा आकार होता है और उसमें मजबूती आती है उसको हम क्या कहते हैं, वृक्ष यानी ट्री कहते हैं। जैसे में आम का वृक्ष आपने देखा होगा, नीम का वृक्ष देखा होगा, जामुन, पीपल, कीकर, ये तमाम वृक्ष आपको देखा होगा। देखिए कि यहाँ पर कीकर एक वृक्ष है, इसमें घून या किसी प्रकार के कीटाणु नहीं लगता है। नीम के पेड़ में भी नहीं लगता है और कीकर के पेड़ में भी आपको नहीं लगता है, ठीक है। आगे बात करें लताई के बारे में बात करेंगे, उसके में स्क्रीपर्स के बारे में बात करें। लताएं, आप आमतौर पर लताई के बारे में भी जानते होंगे। देखिए लताएं आखिर क्या है। देखिए लताएं कहने का तो ये वे पौधे होते हैं जो अत्यंत कमज़ोर होते हैं, जो सीधे
स्थिर नहीं हो पाते। सीधा अगर बात करें, आप सोचेंगे सीधा वो लंबा की ओर जाएंगे तो वो लताएँ नहीं आते, बल्कि उसको एक सहारे की जरूरत पड़ती है। आमतौर पर हम लोग अपने घरों पर साग का ई लगाते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, कद्दू जिसको हम लोग लौकी कहते हैं, उसका अगर पेड़ लगाते हैं तो उसको हम सहारा देते हैं, या तो उसको अपने छत की ओर उसको मोड़ देते हैं, छतों पर उसको हम प्रसार देते हैं, या अगर खपरा के घर है तो वहाँ पर उसको हम क्या करते हैं, एक दिशा प्रदान कर देते हैं ताकि उसको सहारा मिले और उस दिशा में वो आगे की ओर क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं। इनके स्थिर रहने के लिए सहायता की आवश्यकता होती है। इसके 2 वर्ग होते हैं, इसके 2 वर्ग में बांटा गया। एक आपका होता है विसर्पी लता, जिसको हम लोग रन स्कीपर्स बोलते हैं। ये लताएँ ज़मीन से, ये लताएँ जो होती हैं, जो 2 भाग में बांटा गया है, ये लताएँ ज़मीन के बहुत बड़े भूभाग पर फैली होती हैं। जैसे में खीरा की बात करें, तरबूजा, खरबूजा और पुदीना, ये तमाम जो लताएँ की बात करें वो आपको ज़मीन पर फैला हुआ नजर आएगा, जो आगे की ओर भी क्या होगा, बड़ी मात्रा में आपको दिखेगा। उसके अंदर आरोही लता की बात करें यानी क्लाइंबर क्रीपर की बात करें तो ये आमतौर पर जो छत की बात किए थे, यहाँ पर आपको आरोही लता में आपको देखने को मिलता है। ये लताएँ किसी ढांचे की सहायता से सीधे खड़ी होती है या ऊपर चढ़ती है, जिससे यह वृक्ष के तने के चारों ओर लिपटी होती है। आमतौर पर देखे होंगे चलो लिपटा हुआ, पेड़ पर भी आप देखेंगे आमतौर पर पेड़ पर भी लिपटा हुआ आपको आगे की ओर दिखेगा। फिर इसके उदाहरण की बात करें तो मनी प्लांट, मटर और अमरबेल ये उदाहरण है जो आपका आरोही लता के अंतर्गत आपको आता है। अब क्षेत्र के आधार पर बात करेंगे, एरिया के आधार पर बात करेंगे। आखिर कुछ आपको जो होते हैं वो मिट्टी में पाए जाते हैं, कुछ आपको देखेंगे तो आपको जल में पाए जाते हैं, तो उसके एरिया के आधार पर हम बात करेंगे। तो क्षेत्र के आधार पर बात करें, जिसमें जलोदभिद्र की बात करें तो ये पानी में पाए जाने वाले हैं और इनकी जड़ें कम विकसित होती हैं। इनकी जड़ें क्या होती है, कम विकसित होती हैं। इनकी पत्तियाँ पतली एवं संकरी होती है, पतला होता है, और संकरी मतलब एकदम बारीक होता है, जिस पर मोम की परत होती है। मोम की परत आपको दिखाई देता है। उदाहरण के लिए बात करें तो कमल और उसके में हाइड्रेलिया और जल लिलिया, ये पौधे जो होते हैं आमतौर पर पानी में पाए जाते हैं। कमल आप बहुत ज़्यादा फेमस है जो आपको पानी में देखने को मिलता है। फिर उसके में लवणोद्भिद्र की बात करें तो ये पौधे वो होते हैं, ये पौधे दलदली स्रोतों में पाए जाते हैं, यानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर दलदली होता है, यहाँ पर पानी भी होता है और वहाँ पर ज़मीन धंसने की स्थिति में होती है, वहाँ पर आपको लवणोद्भिद्र पाया जाता है, यानी हेलोफैथिस पाया जाता है। ठीक है, इन पौधे की जड़ें ज़मीन से ऊपर निकली हुई होती है, यानी इनकी जो जड़ होती है, जो इनके जो रूट होते हैं वो आपको ज़मीन के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद में बात करें समुद्रभिद्र की बात करें तो ये पौधे खेती योग्य ज़मीन पर पाए जाते हैं। इनका तना ठोस और शाखा युक्त होता है, यानी इसमें शाखा भी आपको होंगे और ठोस आपका इसका तना होगा, स्टीम होगा। जैसे बात करें मक्का, टमाटर, गेहूं, धान आदि के पौधे आप लोगों ने विशेष अवलोकन किया होगा, ये आपका समुद्रभिद्र के अंतर्गत आते हैं। ये पौधे कुछ समय बाद मर जाते हैं क्योंकि इसके मूल में शोषण रुक जाता है। मूल कहने का मतलब हुआ इसमें शोषण जो होता है वो रुक जाता है, जिससे इसकी क्या होती है, मृत्यु, यानी ये मृत हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है। उसके बाद बात करें मरुद्भिद्र की बात करें तो ये पौधे आपको मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्र जहाँ पर पानी की मात्रा कम होती है। ठीक है, इनकी पत्तियाँ छोटी छोटी एवं जड़ें गहरी होती हैं ताकि पानी उसको मिल जाए। ठीक है, उसके बाद बात करें इन पौधे के जो तना होते हैं, जो स्ट्रीम होती हैं, इन पौधों की जो तना होती हैं वो गुद्देदार एवं मोम की परत से ढका होता है, यानी पूरा मोम की तरह से परत से ये ढका होता है। जैसे मैं नागफनी की बात करें, उसके अन्य में एकासिया की बात करें या यूफोबिया आदि पौधे हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। कुछ विशेष प्रकार के वृक्ष होते हैं जो आमतौर पर आपको सीईटी में पूछा गया है और आप इसको अपने कॉपी में भी नोट डाउन करेंगे, ताकि ये बहुत छोटे हैं, आमतौर पर इसको आप आसानी में हल्के में नहीं लेंगे, क्योंकि अधिकांशतः ऐसा क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ को हल्के में ले लेते हैं और पता चलता है कि इसी से हमारा क्वेश्चन बनता है और अनटिल उसको हम इग्नोर करके चले जाते हैं, जिससे हमारा नंबर कट जाता है। बरगद का पेड़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह एक विशाल काय वृक्ष होता है, विशाल होता है और इसके फैलाव अधिक होता है और इसकी जो झांकी जो होती है वो शाखाओं से जड़ें भी निकलती हैं, यानी कहने इसकी जो ये होती है जड़ें होती हैं उनसे भी क्या होती है, शाखाएँ निकलती है और जिनके स्तंभ जड़ को टैप रूट्स कहा जाता है। रूट्स के 2 प्रकार होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रूट्स, एक टैप रूट्स होता है, एक आपका फाइबर रूट्स होता है, जो हम आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में क्रोटन की बात करें तो क्रोटन ये इंपॉर्टेंट है। यह पौधा फसल के साथ में बोया जाता है, जो यह बताने में समर्थ है कि फसल को कब पानी की आवश्यकता होती है। यानी कहने का क्रोटन अगर हम लगाते हैं तो वहाँ पर फ़ायदा हमको ये होता है कि हमको बार बार निर्देशित करता है जो फसल लगाए उसमें पानी की मात्रा कितनी घट रही है और पानी हमको कितना देना है। इसके लिए हम क्रोटन का पेड़ फसल के साथ ही हम लोग लगाते हैं। उसके बाद करें इनकी जड़ें जो होते हैं अधिक नीचे तक नहीं होता है, इनकी जड़ जो अधिक नीचे तक नहीं होता है। जब यह मुरझाने लगता है तो यह पता चलता है कि यह फसल
को सिंचाई की आवश्यकता होती है। जब इनके जड़ें नीचे की ओर जाने लगती है तो हमको एहसास होता है कि यहाँ पर पानी की आवश्यकता हमको, यानी ये जो फसल हम लगाए हुए हैं उस फसल में हमको पानी देने की ज़रूरत है। फिर केला की बात करें तो आमतौर पर केला आपके बारे में भी जानते होंगे। केले का पौधा एक प्रकार का शाक ही है। आमतौर पर केला वृक्ष नहीं होता, एक शाक ही है, क्योंकि इसका हम जलावन के रूप में तैयार नहीं कर पाती। ये सवाल बहुत बार पूछा भी गया है। जिसका तना कमजोर व हरा होता है, इसका जो तना जो होता है, स्टेम जो होता है, वो क्या होता है, वीक होता है, कमज़ोर होता है। केले के फूल व फल दोनों खाए जाते हैं। आमतौर पर अगर हम केले की बात करें तो इसके फल और फूल दोनों हम क्या करते हैं, इसके भोजन के रूप में इसको हम इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ को अपनी कॉपी में मेंशन करेंगे। खेजड़ी, आमतौर पर खेजड़ी के बारे में भी क्वेश्चन बन चुके हैं सीईटी में। अगर प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे खेजड़ी क्या आपका, यह भारत के रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है। ये रेगिस्तान क्षेत्र आप आमतौर पर राजस्थान भी ले सकते हैं यहाँ पर, और इसको अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। रेगिस्तान जहाँ पर पानी की ही बहुत ज़्यादा किल्लत है, यानी वहाँ पर अभाव है, उस जगह पर खेजड़ी जैसे पेड़ को लगाया जाता है, क्योंकि पानी इसमें हमको कम लेने की आवश्यकता पड़ती है। और इनकी फलियों की सब्ज़ी बनाई जाती है और खेजड़ी के पेड़ का छाल की दवा बनाई जाती है। आम पर खेजड़ी के पेड़ के जो छाल है इसमें कीड़े भी नहीं लगते हैं, आप आमतौर पर जानते होंगे। और ये आपका मलेरिया किसी को हो जाए तो उसमें भी ये दवा के रूप में काम करता है, ठीक है। और इसकी लकड़ी में कीड़े नहीं पड़ते हैं। यह छायादार भी आमतौर पर होता है, यानी यहाँ पर भी आप आराम कर सकते हैं, आपको छाया और हवा, एक सुंदर वातावरण आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप याद रखेंगे इसको कहाँ पाया जाता है, रेगिस्तान में पाया जाता है। और खेजड़ी क्यों पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर हमको इस पेड़ को लगाने के लिए हमको कम मात्रा में पानी की आवश्यकता पड़ती है। और मरुस्थली वैसा जगह आप जानते ही हैं, रेगिस्तान, जहाँ पर पानी का हमको बहुत ज़्यादा अभाव देखने को मिलता है। अब रेगिस्तान ओक की बात करें, ये सवाल इससे भी क्वेश्चन बन चुके हैं रेगिस्तान ओक से भी। तो देखिए रेगिस्तान ओक की बात करें, रेगिस्तानी ओक की बात करें तो ये मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसकी जड़ें गहरी होती हैं तथा यह पानी में स्थिर होता है और इनमें बहुत कम पत्तियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है, बहुत कम पत्तियां पाई जाती है। इन क्षेत्रों के निवासी इस पेड़ के तने में पतला पाइप डालकर पानी को बाहर की ओर निकालते हैं, यानी इस प्रकार के ओक है जहाँ पर ये आमतौर पर ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। और इनके जो जड़ें होती हैं वो गहरी होती हैं और इससे हम क्या करें, एक पाइप डाल के वहाँ से हम लोग पानी पीने के लिए निकालते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे, घटपर्णी की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट से सवाल भी बन चुके हैं। तो घटपर्णी क्या होता है, आमतौर पर देखिए ये पौधे कीड़े मकोड़े, मेढकों, चूहे एवं छोटे जीवों को खा जाता है, इसलिए इसके कीट भक्षी पौधा भी कहा जाता है। यानी घटपर्णी को बात करें तो इसको हम लोग कीट भक्षी भी पौधा कहते हैं, क्योंकि छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, आमतौर पर छोटे कीड़े मकोड़े, चूहे की बात करें, मेढकों आदि को ये अपना भोजन बना लेते हैं। आकार लंबा घड़े जैसा होता है और जिस पर पत्ती नुमा ढक्कन भी होता है। आप देखेंगे तो पत्ती नुमा ढक्कन ऊपर लगा रहता है। ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया था, इस चीज़ को आप कॉपी में अपने मेंशन करेंगे, ठीक है। इस पौधे से एक खुशबू निकलती है जिससे आकर्षित होकर कीड़े मकोड़े इस पौधे के पास आते हैं, यानी एक प्रकार की गंध भी अपने ओर खींचती है, जिससे कीड़े मकोड़े उसकी ओर खींच चले जाते हैं और उस पर जो ढक्कन होता है वो अंत में क्या होता है, बंद हो जाता है। यह भारत में मेघालय में बात करें तो आमतौर पर यह भारत के मेघालय के साथ साथ इंडोनेशिया एवं ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ये भारत के मेघालय में बात करें, और अदर कंट्री की बात करें तो आपको इंडोनेशिया में आपको ये पेड़, और साथ में ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है, ठीक। इसलिए इसको घटपर्णी पौधा कहा जाता है, जो आपको छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को खाने में ये सक्षम है। अब हम पौधे के भाग की बात करें, अगर हम पौधे के भाग की बात करें तो पौधे के मुख्य दो भाग होते हैं, आमतौर पर जानते हैं। तो इसमें कौन कौन सा भाग, एक आपका पौधे के भाग में आपका जड़ तंत्र आ जाता है, जिसमें जड़ हम लेते हैं। एक आपका आता है पुरोह तंत्र, यानी ऊपर वाला भाग आता है, एक ज़मीन के अंदर वाला भाग, एक ज़मीन के ऊपर वाला भाग। तो जड़ आपका भाग ज़मीन के अंदर वाला भाग हो गया, एक आपका ज़मीन के ऊपर वाला भाग हुआ। जैसे तना की बात करें, स्टीम, शाखाएँ, पत्तियाँ, फल फूल, ये आपका ज़मीन के ऊपर पाया जाता है। तो अब हम बारी बारी से तमाम पॉइंट पर बात करेंगे। पहले हम जड़ तंत्र की बात करें तो ये पौधे का ज़मीन से जुड़ा हुआ होता है भाग, आप जानते हैं आमतौर पर, ठीक है। जड़ पौधे को अवरोहित भाग होती है, जो भूमि में उसके अंदर में भुलाकर वृद्धि करती है। नहीं, भुलाकर मतलब कहने का मतलब ये आपको भ्रूण जमीन के अंदर होता है, वहाँ पर इसको पौधे को वृद्धि करने में सहायक होता है। पौधे के लिए भूमि से जल और खनिज लवण का अवशोषित करता है, यानी जड़ जो होता है वो पौधे तक जल और खनिज जमीन से उसकी ओर क्या करता है, संवहन करता है, ठीक है। जड़ के अग्रभाग की बात करें पर एक टोपी के समान रचना पाई जाती है, जिसे हम लोग मूल गोप कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, हम लोग मूल गोप कहते हैं। अब जड़ के प्रकार करें तो जड़ के जो प्रकार होते हैं आमतौर पर दो प्रकार होते हैं, जो आप जानते होंगे। जड़ के जो प्रकार हैं दो प्रकार होते हैं, जड़ के दो प्रकार होते हैं। एक होता है मुसला जड़, इसको हम लोग टैप रूट्स कहते हैं। देखिए, मुख्य जड़ मोटी तथा फूली हुई भूरे रंग की होती है, इसे हम लोग प्राथमिक जड़ भी कहते हैं,
ठीक है। उस कारण इससे कुछ शाखाएं भी निकलती हैं जिन्हें हम द्वितीयक जड़ भी कहते हैं। इससे आपको बहुत सारे शाखाएं भी निकली हुई आपको दिखाई देगी। जैसे में हम बात करें तुलसी, सरसों, नीम, आम, मटर का पौधा, इन सभी में आप लोग को मुसला जड़ दिखाई देगा। ऐसा जड़ दिखाई देगा आपको, मुसला जड़ दिखाई देगा। उसके बाद बात करें अपस्थानिक जड़ की बात करें, इसको हम लोग झकरा जड़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? झकरा जड़ कहते हैं। इसे हम प्राथमिक या द्वितीयक जड़ें नहीं होती हैं, इसमें प्राथमिक या द्वितीयक जड़ें नहीं होती हैं। जड़ें एक गुच्छे के रूप में तने के आधार भाग से निकलती है। यानी कहने का मतलब ना इसमें प्राथमिक होती है ना यहाँ पर द्वितीय जड़ पाई जाती है, ठीक है। और इसके जो तने के आधार से यहाँ पर क्या होती है, गुच्छे की तरह आपको निकला हुआ दिखाई आपको देगा। जैसे में घास, मक्का, गेहूँ तथा जौ के पौधे में आपको झकरा जड़ आपको देखने को मिलेगी। आप भी अवलोकन करेंगे, मक्का की बात करें, घास की बात करें, गेहूँ में आपको इस प्रकार की देखने को मिलेगा। अब देखिए, अब मुसला जड़ एवं अपस्थानिक जड़ की बात करें, इसमें अंतर आपको देखना है। मुसला जड़ क्या है? यह भूमि में बहुत गहराई तक जाती है, जबकि हम अगर बात करें अपस्थानिक जड़ की बात करें तो यहाँ पर यह भूमि में अधिक गहराई तक नहीं जाती, या केवल उसकी ऊपरी सतह पर ही रहती है। जबकि वो गहराई तक गया, ये ऊपरी सतह पर ही रह जाती है। इसकी प्राथमिक जड़ नष्ट नहीं होती है, यह निरंतर वृद्धि करती रहती है तथा इससे द्वितीयक व तृतीयक जड़ें उत्पन्न होती है। यानी इससे एक दूसरा और तीसरा जड़ भी क्या होती है, उत्पन्न होती है। जबकि बात करें इसमें तो इसकी प्राथमिक जड़ नष्ट हो जाती तथा इसके स्थान पर पौधे के वायवीय भागों से जड़ उत्पन्न होते हैं, प्रायः रेशेदार रूप में आपको देखने को मिलेगा। तीसरा अगर अंतर की बात करें तो यह बीज के केवल मूलाकर से उत्पन्न और विकसित होता है। यानी कहने का मतलब ये आपको बीज से उत्पन्न होता है, जबकि ये पौधे किसी भी वायु भाग से उत्पन्न हो सकते हैं। यानी आप किसी भी भाग को अगर आप जमीन में, भूमि में इसको ग्रस्त कर देते तो वहाँ से आपको ये निकल जाएंगे। चौथा अंतर की बात करें तो ये भूमि में चारों ओर फैल जाते हैं और एक जाल के समान रचना बना लेती है, जबकि ये भूमि के जाल के समान रचना नहीं होती है। ये दोनों में क्या हुए, अंतर हुई है। अब हम जड़ की बात करेंगे, आखिर हमारे जड़ के क्या कार्य हैं, रूट के क्या क्या कार्य हैं। देखिए, जड़ का हमारा जो कार्य की बात करें तो जड़ पौधा को मिट्टी में स्थिर रखता है। आमतौर पर जो जड़ होते हैं वो पौधे को स्टेबल करते हैं, मिट्टी में क्या करते हैं, उसको मजबूती के साथ उसको पकड़े हुए रहते हैं। जड़ें मिट्टी में जल तथा खनिज को अवशोषित करते हैं, हम पहले आपको बता चुके हैं। और जड़ें मृदा अपरदन यानी आपको रोकती है, यानी उसके खनन को, यानी मिट्टी के खनन को वो रोकती है, मिट्टी को वहाँ पर मजबूती से पकड़ के रखती है। अब हम जड़ की विशेषता की बात करें तो जड़ का विकास बीज के मूलाकर से होता है तथा यह भूमि के भीतर नीचे की ओर प्रकाश से दूर वृद्धि करती है। यानी यहाँ पर जमीन के नीचे की ओर होती है और पौधे को एक मजबूती के साथ में पकड़े हुए रहती है। और इसकी जो बुनियाद होती है एक बीज से ही होती है। उसका अंधकार में रहने के कारण यह रंगीन अथवा मटमैले रंग का होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको सूर्य की प्रकाश आमतौर पर पहुँचेगी नहीं जड़ के अंदर, क्योंकि पृथ्वी के नीचे हैं, तो वहाँ पर उसके जो रंग होंगे वहाँ पर आपको क्या होंगे, मटमैला आपको दिखाई देगा। जड़ों पर एक कोशिकीय मूल रोम होते हैं। क्या होते हैं, जड़ों पर एक कोशिकीय मूल रोम होते हैं। और उसका में परोहतंत्र की बात करें तो ये भी हम जान लेते हैं, परोहतंत्र आखिर है क्या। पौधे का वह भाग जो जमीन से बाहर ऊपर की ओर निकलता है उसे हम लोग शूट कहते हैं। रूट और शूट यानी ऊपर वाला भाग जो होता है, एक आपका जड़ हुआ, जड़ से हम तो जड़ के बारे में पढ़ ली। अब जड़ के ऊपर जो होता है आपका शूट होता है, जो आपको पृथ्वी से ऊपर पाई जाती है। देखिए, इसमें तना, पत्ते, फूल, फल आदि सब विकसित होते हैं। यानी इसके अंतर्गत परोहतंत्र में कौन आता है, आपका जमीन से ऊपर वाला भाग, यानी जड़ को छोड़ के जड़ के बाद स्टीम आपका फूल, पत्ती और वृक्ष के जो शाखाएं हुए सब आपको शूट के अंतर्गत ही आएंगे। अब हम तना की बात करें, तना क्या है, पौधे का जमीन से ऊपर की ओर उगने वाला मुख्य भाग तना कहलाता है। यह एक स्तंभ के समान होता है जिसके साथ में टहनियाँ, पत्ते, फूल लगे होते हैं ताकि भूमि के ऊपर रहकर सूर्य का प्रकाश प्राप्त कर ले, क्योंकि सूर्य के प्रकाश यहाँ पर आपको डायरेक्ट पड़ता है और सूर्य के प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया यानी फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ये आमतौर पर आप जानते हैं। फिर आगे बात करें शाखाएँ हो गया, और तने, शाखाएँ या काष्ठी यानी उडली होते हैं। देखिए, शाखाएं तने नरम तथा हरे होते हैं। काष्ठीय तना एक सुरक्षात्मक कवच से ढका होता है। फिर भी अगर पेड़ को देखेंगे, पेड़ पे एक ऊपर से कवर टाइप का सजा होता है जिसको आप कभी इसको आप खोलने का भी प्रयास करते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे, जिस स्थान पर तने से टहनियाँ या पत्ते निकलते हैं उसे हम पूर्व संधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जहाँ से हमारे टहनियाँ से पत्ते जो निकल चुके हम लोग क्या कहते हैं, पूर्व संधि कहते हैं। जो गांठों के बीच में जो स्थान होता है उसे हम लोग पर्व या पूरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्व या पूरी कहते हैं। जिस स्थान से नई टहनियाँ, पत्ते या फूल विकसित होते हैं उसे हम कली या कलिका कहते हैं। यानी फूल से पहले जो कलियाँ निकलती हैं उसके बाद फूल का निर्माण होता है। फूल में आप लोग ध्यान में करते हैं, वहाँ पर आपको पंखुड़ी भी
पाया जाता है। इस तरीके से वहाँ पर फिर आपका फुंकेसर तमाम चीज़ फूल में आपको पाया जाता है। जो हम पुष्प चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसके बारे में विशेषकर चर्चा करेंगे। छोटे पौधों में कली का स्थान एकदम ऊपर की होती है, जिसे हम लोग अंतरस्थ कली या शीर्ष कली भी हम लोग कहते हैं। आगे बात करेंगे इसका। और तने की बात करें तो पत्ते तने के साथ में क्या होते हैं, आपको पत्ते तने के साथ में एक कोन बनाते हुए निकलते हैं। इस कोन को हम लोग कक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? कक्ष कहते हैं। अब हम तने की विशेषता के बारे में बात करेंगे। यह हमारा अंतिम पॉइंट भी रहेगा। तना क्या होता है? तना सदैव धनात्मक प्रकाश उसके में अनुवर्तक तथा ऋणात्मक भूमि यानी अनुवर्तक के साथ में आपके साथ में जुड़े हुए रहते हैं। तने पर पर्व संध्या और पर्व पाई जाती है। जो हम पर्व संध्या क्या होती है उसके बारे में बात कर ली, और पर्व जो होते हैं वो भी हम क्या होते हैं इसके बारे में हम चर्चा कर लिए। तने के अग्रभाग पर वर्धी प्रदेश होता है। क्या होता है? वर्धी प्रदेश होता है। तो हम तने की विशेषता के बारे में बात करें। आई होप कि आप लोग बेटर ढंग से आप पौधे के बारे में पढ़े हो कि विशेष करके यहाँ पर कुछ प्रकार जो पौधे के थे उसको भी हम जान लिए हैं। जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो इसके आगे बात करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। मुझे आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।